तो सभी को ले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? सभी लोग बताइएगा एक बार। जी सर, स्क्रीन आ गई। ये सामने जो स्क्रीन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपको दिख गई? जी सर। ओके, तो शुरू करेंगे। आवाज भी सब क्लियर है, सभी चीजें अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? शुरू किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम आज की जो क्लास में टॉपिक लिए हुए हैं वो टॉपिक हमारा सीरियल वाइज चल रहा है। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज। मतलब कि फिजिकल एजुकेशन में एज को पहचानने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एज का इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट टाइप्स के एज को आइडेंटिफाई किया जाता है। जब भी हम खिलाड़ी के टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं या उसके एज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके एज को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके यूज किए जाते हैं किसी भी खिलाड़ी का उसका एज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज। आई होप कि आप सबने ऐसे ये टॉपिक आपने एग्जाम में अपने देखा होगा, देखा है ना? तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, ठीक है? देखिए, ये जो किताब आप देख रहे हैं ना, ये मेरी ही खुद की लिखी हुई है और एक एक लाइन मैंने खुद लिखा हुआ है। देखिए, विश्व में हर मनुष्य की उम्र क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ लोग उम्र में बहुत तेजी से, कभी कभी लगता है कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं या बढ़ने लगती है, जबकि कुछ लोगों की उम्र बहुत धीमी गति से बढ़ती है ना? हम सभी ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का जरूर अनुभव किया है जो वास्तव में अपने उम्र से या तो बहुत छोटा दिखता है या तो बहुत बड़ा प्रतीत होता है। तो ये एग्जैक्टली कभी कभी हम किसी की बॉडी को देखकर धोखा खा जाते हैं कि वो किस एज का होगा। तो इस चीज को पहचानने के लिए कुछ पहचान बताए गए हैं। शरीर को एज पहचानने के लिए आपकी एक पहचान बताई गई है कि कैसे आप किसी भी इंसान को पहचान पाएंगे। तो इसी में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, 4 टाइप्स के एज होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन में किसी भी बॉडी को पहचानने के लिए, किसी भी एज को पहचानने के लिए होता है। सबसे पहला जो होता है क्रोनोलॉजिकल एज। देखिए, हमारा रूल्स क्या है, मैं पहले आपको थ्योरी थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। पढ़ाने का तरीका मेरा है, पहले थ्योरी बताऊंगा, फिर इस थ्योरी से रिलेटेड, सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड लगभग 40 से 50 60 100 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कराऊंगा। और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एकदम डिफरेंट टाइप्स के होंगे, मतलब एकदम नए प्रकार के क्वेश्चंस। और गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चंस आपने जल्दी बुक्स वगैरह में भी नहीं देखे हैं, सारे क्वेश्चन नए बनाए गए हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि एक टॉपिक से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस है, 5 अलग अलग प्रकार से। जैसे सिंपल एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है, मैच द फॉलोइंग भी है, एजर्सन और रीजन भी है, नॉट टाइप के क्वेश्चंस भी है, नेगेटिव मार्क। तो हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो देखिए, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी के एज को नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ एंड डेज में काउंट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी इंसान का एज आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी मेथड है। एक बार यूपीटीजीटी में क्वेश्चन आया था कि कानूनी तौर पर अगर किसी का एज आइडेंटिफाई किया जाए तो किस प्रकार का एज का यूज करेंगे, मतलब किस प्रकार का एज देखा जाएगा। अगर कानूनी तौर पर, तो कानून आपके कौन सी एज को मानेगा? जो आपके डेट ऑफ कॉलेज। बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। और कानून के दायरे में आपके 10th के मार्कशीट पर या 10th के जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उस पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड है वही आपका कानून की कसौटी पर। तो जब भी किसी इंसान के पहले एज को हम लोग उसके डेट ऑफ बर्थ को हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं उसके डॉक्यूमेंट से, ठीक है?
और वो सरकारी डॉक्यूमेंट है। तो लीगल डॉक्यूमेंट इस समय हमारे भारतवर्ष में कौन सा है? क्लास 10th में मार्कशीट पे आपके पास जो भी है वही आपका लीगल माना जाता है। ठीक है, आइए शुरू करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगला हमारा है फिजियोलॉजिकल एज। अगर हम लोग मान लीजिए वहां पर किसी बच्चे ने धोखाधड़ी कर रखा है पहले से ही अपने 10th में, अपना ऐसा घटा के रखा है उसका एज, फिर भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो देन हम उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल एज पर। फिजियोलॉजिकल एज में क्या होता है, जैसे मनुष्य की एक्सरे, हड्डियों की एक्सरे को देखते हैं हम लोग, दांतों को गिनते हैं, सॉरी ये तो आपका वो हो गया, सॉरी जो हमारा फिजियोलॉजी, हाँ ये एनाटॉमिकल में आ जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल एज में क्या होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति के जनन अंगों के बाल हो गए, जैसे लड़कों में मूछ, लड़कों में जो मूछ होता है, मूछ के रोगों को देखकर भी हम पहचान सकते हैं। आपके फिजियोलॉजिकल हार्मोनल बैलेंस को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी एज क्या है ना। बॉडी पे कितना, कैसा आपके बॉडी का शेप, मतलब किस प्रकार से आपके फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स अंदर हार्मोनल बैलेंस किस तरह से बना के रखे हुए हैं, उसके हिसाब से भी हम आपके आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी क्या एज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमिकल एज। एनाटॉमिकल एज क्या होता है, यह एज एक्सरे हड्डियों से पता लगाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी का जो ठोस पार्ट होता है, एनाटॉमिकल पार्ट जो होता है, एनाटॉमी में क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर किसका बना होता है, तो बोन का बना होता है। ठीक है, तो इससे हम जब आपका बॉडी के पता लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल एज कहते हैं। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा इसमें, देखिए आपने ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, एनाटॉमिकल में एक्सरे और बोन का ऑसिफिकेशन, बोन का नाम आएगा, टिथ का नाम आएगा, ये हमारा एनाटॉमिकल है। ठीक है, और लास्ट में हम पता लगाते हैं जो कि मेंटल एज है। और मेंटल एज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला, आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, या फिर आईक्यू या साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। उस टेस्ट को जब हम देंगे बच्चे को, या क्वेश्चनायर देंगे बच्चे को, तो उससे भी हम उसके मेंटल एबिलिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 एज होते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं। आइए चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं आज जो क्वेश्चन लगवाऊंगा आपसे, ये आप देख सकते हैं कि आज ये हम अपने एप्लीकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन लगवा रहे हैं आपसे। हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे हैं, यहाँ मैं प्रचार नहीं करना चाह रहा, फिर भी मैं बता दूं कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मेरा एप्लीकेशन है, जिसको भी एप्लीकेशन चाहिए यहाँ मिल सकता है डायरेक्टली मेरे नंबर पे। आप इस नंबर पे कॉल करके एप्लीकेशन को मंगा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी नंबर आपको दे दूंगा। तो सिंपली आपको 5000 वाले PYQs में जाना है। यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको 5000 क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए 14 चैप्टर है, हर चैप्टर में आपको अलग अलग टॉपिक मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका बायोलॉजिकल वाला एस्पेक्ट्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और देखिए यहाँ पर कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ्री क्वेश्चन जो अभी है ये लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देंगे। हाँ, व्यू सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जबकि हम लोग स्टार्ट न्यू पे जाएंगे और नए तरीके से क्वेश्चन को करना सीखेंगे। ठीक, सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। आप लोग क्लियर करेंगे? जी सर। सभी को स्क्रीन विजिबल है? ओके गुड, चलिए अच्छा है। तो ये देखिए हमारे एप्लीकेशन पर डायरेक्टली आप, हमारे एप्लीकेशन पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जाकर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सच बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे नहीं होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे रहा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये मैं आपको बार बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, इसकी साइज सही दिख रही है आपको? किसी को कोई दिक्कत, साइज बड़ी दिख रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है कि बहुत छोटा दिख रहा है?
बहुत छोटा है सर। तो उसको जूम करके उसको बड़ा कर लो ना। जूम कर लो भाई। सही दिख चलिए रहा है सर, सही दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, जिसको जो लैंग्वेज सही पड़ेगा वो लिखेगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज क्रोनोलॉजिकल एज रेफर्स टू इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में कालानुक्रमिक आयु का अर्थ क्या होता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। A आप option. लोग फटाफट, ए हाँ ऑप्शन। फटाफट इसको आप लोग करेंगे। लास्ट में हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं, ये टेस्ट आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। तो यहाँ पर ए हम लोग क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमिकल एज प्राइमरली कंसर्न। एनाटॉमिकल एज को हम किससे कंसर्न करेंगे? कॉग्निटिव से, कार्डियोवास्कुलर से, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी से, या बोन डेंसिटी और उसके स्ट्रक्चर से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर ए option इज है करेक्ट सर. हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ देखेंगे आप लोग तो नीचे लिखा हुआ है आउट ऑफ 50 क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एज। फिजियोलॉजिकल एज के ऑप्शन बी। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। B option sir. ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हार्मोनल बैलेंस जो होते हैं वो आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेंटल एज पर्टेन्स। मेंटल एज हम किससे बताएंगे आपको? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कंपेयर टू द पीयर्स, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, द एज ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर बर्थ डेट, या इमोशनल मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन आपको ई। बताना है। Option sir, D लग रहा है. Option D sir. ऑप्शन ई। चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है यहाँ पर। ये तो ऑप्शन ऑप्शन ए। ए लग रहा है। हाँ, ए तो ऑप्शन ए है। इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए मैं आपके सामने ही लगा रहा हूँ, अभी हम लोग इसको सबमिट करेंगे, देखेंगे क्या हम लोगों ने 50 जितना अटेम्प्ट किया उतने में से हमारा सारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। ये मेथड सही लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन लगाने का? अच्छा, बहुत Yes, अच्छा sir. है। ठीक है, चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं। मेंटल एज को हम लोगों ने बताया कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है उसी को हम लोग मेंटल एज से कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज प्राइमरली यूज्ड फॉर। जो कालानुक्रमिक आयु होता है उसमें मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? देखिए हिंदी भी है इंग्लिश भी है, एक ही जगह पर आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम ऑप्शन आपको नहीं है। ऐसे ही आपने ऑप्शन ए। मेरी पहली बुक भेजी, पहली बुक अगर आपने परचेज की होगी, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र, तो वहां पे मैंने एक सिलेबस दे रखा है थ्योरी का। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से, जिसमें जैसा कि सिलेबस है, तो इस हमारे एप्लीकेशन पर भी मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है 5000 PYQs विथ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो आप वहां पर जाकर एक चैप्टर से एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन लगा सकते हैं। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। क्रोनोलॉजिकल एज प्राइमरली, तो आप बता पाएंगे कि क्रोनोलॉजिकल एज को हम कैसे A या E. तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? E रिकॉर्डिंग द सर. पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के हिसाब से एक हम क्रोनोलॉजिकल एज का पता लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, एनाटॉमिकल एज इज ऑफन। तो एनाटॉमिकल एज को कैसे बनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी से, बोन ऑप्शन नंबर डेंसिटी बी। स्कैन स्क्रेप। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक ऑप्शन और डालता हूं आप लोगों के लिए। अब आप लोग ना बोलेंगे मत, आप लोग मैसेज टाइप करिए, ठीक है, क्योंकि जानते हैं एक प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एक बच्चा ये यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसने मुझसे बोला कि सर आपकी क्लास में बस यही है कि शोर होने लगता है, तो क्लास में क्या बातें हो रही है समझ में नहीं आता है। तो इसका मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ।
आप लोग मैसेज करिए, मैं नाम लेके बता दूंगा कि हाँ आपका सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, फिजियोलॉजिकल एज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होता है, फिजियोलॉजिकल एज जो होता है, उस किस प्रकार से प्रभावित होता है? शारीरिक आयु कारकों से प्रभावित होता है। जैसे फिजियोलॉजिकल एज में आप क्या देखेंगे? हाइट और वेट, हार्मोनल बैलेंस एंड ऑर्गन फंक्शन, या मेंटल एक्विटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि मैं अपने दूसरे वाले मोबाइल से जुड़ नहीं पा रहा हूं, नहीं तो मैं आपका कमेंट पढ़ लेता और बताता किसका पहले कमेंट आ रहा है। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कोई नहीं, चलिए चलते हैं अपने अगले क्लास की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिजियोलॉजिकल में जब भी बात करेगा तो ऑर्गन के फंक्शन और हार्मोनल की बात होगी। आगे बात कर लेते हैं, मेंटल एज इज रिलेटेड टू। मेंटल एज किस संबंधित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 जी करेक्ट हो अच्छा। जाएगा। मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जब भी होगा तो यहाँ पर आप मेंटल एज की बात करेंगे। नेक्स्ट है, विच एज टाइप इज मोस्ट रिलेवेंट टू फिजिकल एजुकेशन इज असाइनिंग, या कुछ गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत तत्परता का आकलन करने में शारीरिक शिक्षा के लिए कौन सा आयु का प्रकार सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? बताइए। शारीरिक शिक्षा में सबसे अधिक आप बी ऑप्शन से। विजुअल के एक्टिविटीज में सबसे जरूरी कौन सा होगा? फिजिकल एजुकेशन के अगर नजरिए से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण एज कौन सा है? सिंपल सा मतलब समझिए। ऑप्शन नंबर डी, फिजियोलॉजिकल। भाई जब तक आपके ऑर्गन से कैपेसिटी नहीं बढ़ेंगे तो आपके अंदर ना तो स्टेमिना बढ़ेगा, ना तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ना तो रिएक्शन टाइम बढ़ेगा, ना तो कोई। तो एक्टिविटीज के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है सर्टेन एक्टिविटीज, लिखा है कि नहीं लिखा है? बढ़िया क्वेश्चन लगा आपको? थोड़ा अलग है। और एक टॉपिक उठाया मैंने इसी तरीके से। हमारे पास तकरीबन कितने टॉपिक हैं अब आप समझिए। तो एक टॉपिक को मैंने पहले थ्योरी में समझा दिया, अब उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। अभी 9 ही क्वेश्चन हुआ सिर्फ इस टॉपिक से, 50 क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज दैट इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजिकल एज इज। अब आपको बताना है 10वां नंबर क्वेश्चंस का। इसका राइट आंसर बताइए। आपको बताना है फिजियोलॉजिकल चेंज होता है दैट इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजिकल एज। अब फिजियोलॉजिकल एज में, फिजियोलॉजिकल एज में बताना है आपको इसमें से कौन है जो शारीरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, जो शारीरिक आयु को प्रभावित करता है। शारीरिक में परिवर्तन का एक उदाहरण है इसमें से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। देखिए लंग कैपेसिटी क्या होती है, ये फिजियोलॉजिकल एज को बताता है और फिजियोलॉजिकल शारीरिक परिवर्तन के हिसाब से लंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है। आप लोग अच्छा इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बहुत ऐसा अजीब आ गया हो? नहीं ना, कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस आपको लग रहा है। मैंने बोला था ना कि आगे जैसे ही आप 8-10 क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट,
एनाटॉमिकल एज इज सिग्निफिकेंट इन फिजिकल एजुकेशन बिकॉज शारीरिक शिक्षा में शारीरिक आयु महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। इसलिए जरूरी है क्योंकि हड्डियों के विकास और चोट के जोखिम को प्रभावित करता है। एनाटॉमिकल एज सिग्निफिकेंट है फिजिकल एजुकेशन में, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हड्डियों की विकास करता है, हड्डियों का कड़ापन लाता है हड्डियों में और चोट से उभारने में। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको चोट नहीं लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है मेंटल एज टिपिकली असिस्ट थ्रू एक्सरे स्कैन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। आसान था। विच एज टाइप इन्वॉल्व असेनिंग या असेसिंग या असाइंस या असिस्ट। ठीक है, एन इंडिविजुअल्स रेट ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन। किस आयु प्रकार में किसी व्यक्ति की शारीरिक परिपक्वता की दर का आकलन लगाया जाता है? किस प्रकार में आप लगाएंगे उसका शारीरिक फिजिकल मैच्योरेशन? फिजियोलॉजिकल एज, उसकी शरीर की, उसकी शारीरिक परिपक्वता का अंदाजा किसमें लगाएंगे आप? फिजियोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक देखिए ऑर्गन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो आपकी शारीरिक परिपक्वता कैसे आएगी? ठीक है, फिजिकल मैच्योरेशन। फिजियोलॉजिकल एज इज अफेक्टेड बाय, फिजियोलॉजिकल एज हमारा किससे अफेक्ट होता है? सोशियोमेट्रिक स्टेटस से, जेनेटिक फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल चॉइस से, कल्चरल बैकग्राउंड से, बर्थ डेट से, या नन ऑफ दीज? बी, जेनेटिक फैक्टर एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर ये बहुत ज्यादा एक ही प्रकार एक ही उससे क्वेश्चन दे रहे हैं आप? किसी भाई को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हम एक ही टॉपिक से क्वेश्चन दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, एक टॉपिक पूरा क्लियर किया जाए, नहीं सर, नहीं सर। आगे और क्वेश्चन किया जाए। बिल्कुल। ठीक, सिर्फ इसी टॉपिक से क्वेश्चन है सारा इसमें, क्योंकि हमने ये आपको आज जो दिया है वो सारा इसी टॉपिक से है। विच एज टाइप इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एजिंग प्रोसेस एंड ओवरऑल हेल्थ स्टेटस? तो वो कौन सा आयु का प्रकार है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और समग्र स्वास्थ्य स्थिति संबंधित सबसे सीधे संबंधित रखता है? अरे भाई, ऑप्शन आप ए। बूढ़े होते हैं तो किस वजह से होते हैं? डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिजियोलॉजिकल एज, आपके फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स और सारा चीज ऑर्गन से है, बस जान लीजिए। ऑर्गन्स की कैपेसिटी 30 साल के बाद धीरे धीरे क्या होने लगती है? धीरे धीरे हमारी स्लो हो जाती है, इसी वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंडिविजुअल विथ हायर मेंटल एज compared to their chronological age would likely demonstrate, मतलब कहने का मतलब है कि एक बंदा है जिसका मेंटल एज उसके काल मतलब उसके क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, मतलब जिस एज में है वो वास्तविकता में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका मेंटल एज ज्यादा है, तो निम्नांकित लक्षण प्रदर्शित करेगा। वो किस प्रकार का काम करेगा? एडवांस फिजिकल स्किल उसका ज्यादा अच्छा होगा, डिलेड इमोशनल डेवलपमेंट होगा, इनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जल्दी होगी उसके अंदर वृद्धि, या डिक्रीज मसल मास होगा? एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ।
ठीक है, उसको समस्या समाधान करने में उसकी क्षमता जल्दी बढ़ेगी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उसके अंदर ज्यादा अच्छा होगा। आइए आगे बात कर लेते हैं, व्हाट प्राइमरली डिटरमाइंस एज इंडिविजुअल्स क्रोनोलॉजिकल एज। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मेरे द्वारा खुद भी क्रिएट किए गए हैं। इसमें से कोई भी एक बच्चा बोल दे कि आज तक ऐसा क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन कहीं पढ़ा होगा वो, या पढ़ा था कहीं। अभी तकरीबन 60 लोग मेरी क्लास, लगभग 50 से 60 लोग ये क्लास देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी ये कह दे कि ये क्लास में से हम इससे पहले ये इस क्लास को देखे हैं, या कोई भी यूट्यूब पे जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा वो कमेंट में जरूर बताएगा कि क्या इससे पहले इस प्रकार के सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज से इतने क्वेश्चन वो उसने कभी सॉल्व किए हैं। तो अगर आप इन सबको सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन पर आइए, वहां भी मिलेगा, मेरी क्लासेस में आइए रेगुलर, आपको वहां मिलेगा, इसके पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, व्हाट प्राइमरली डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल्स क्रोनोलॉजिकल एज। किसी व्यक्ति की काल क्रमणिक आयु मुख्य रूप से किसी निर्धारित होती है, तो ऑप्शन नंबर Date of birth. होगा बी। बी ऑप्शन। Which age type is most directly related to structural and functional aspects of the body? संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं से सबसे सीधे संबंध रखता है। अब देखिए यहाँ पर सी एक ऑप्शन। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, एनाटॉमिकल और क्रोनोलॉजिकल, अरे सॉरी, ए और सी में इसने फंक्शनल एस्पेक्ट भी बोल दिया है और स्ट्रक्चरल भी बोल दिया है, तो किसके साथ जाना चाहिए? In the field of physical education, anatomical age is फिजियोलॉजिकल होना चाहिए सर। तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखिए स्ट्रक्चरल को ज्यादा यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ये दोनों को फंसा रखा हुआ है। तो हम लोग फिजियोलॉजिकल एज के साथ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल एज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, स्पोर्ट्स में एनाटॉमिकल एज पकड़ा जाता है ना। हाँ, आपने बोला सही एकदम, स्ट्रक्चर और फंक्शनल। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बच्चा अंडर 17, 14, 19 खेल रहा है तो उसके लिए तो एनाटॉमिकल एज चेक की जाती है जब डिस्प्यूट होता है, तो एनाटॉमी का एक्सरे कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, यहाँ सही है। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ए सही होना चाहिए फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये चेंज तो होता है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजियोलॉजिकल एज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, फिजियोलॉजिकल एज शारीरिक आयु किससे प्रभावित होती है? एजुकेशन से, जेंडर से, बर्थ डेट ऑफ जेंडर जेंडर बी ऑप्शन। फिजियोलॉजिकल, जेंडर सबका अलग है, तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। आगे सर बढ़ेंगे। इसमें एक बार ऑप्शन पर कोई जो क्लिक हो जाता है फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं ऐसा होता है, मुझे लग रहा है कुछ इसमें देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा सिस्टम था, मैं चेंज करता जी था सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेंटल एज बिकम्स मोर रिलेवेंट इन फिजिकल एजुकेशन व्हेन असिस या असिसिंग, शारीरिक शिक्षा में मानसिक आयु का मूल्यांकन कर समय यह अधिक प्रासंगिक हो जाता है। तो जब मेंटल एज को देखते हैं तो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट एंड लर्निंग पोटेंशियल, इस चीज पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब देखिए अब जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें नॉट करके आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काल
मतलब क्रोनोलॉजिकल एज की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा कि यह जीवन भर स्थिर नहीं रहता है, हमेशा समय पर बदलेगा और आपका क्रोनोलॉजिकल एज हमेशा आप क्या होते जाएंगे, टाइम पास होता चला जाता है और आपका एज बढ़ता चला जाता है, तो ये कभी रुकने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एनाटॉमिकल एज डज नॉट डिपेंड ऑन। अब देखिए सब क्वेश्चन में नॉट करके आएगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया नॉट। इस तरीके से 50 क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसमें आपको बताने के लिए, बात करने के लिए यहाँ टाइम का ध्यान ही दिया है। ऊपर देखिए टाइमर भी चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हम लोगों ने, मतलब मैंने जो टाइमर यहाँ पे सेट किया हुआ था अपने एप्लीकेशन में, वो 25 मिनट का, शायद 20 या 25 मिनट का सेट किया हुआ था, उस हिसाब से कि मुझे लगा कि शायद 50 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट बहुत ज़्यादा है। अगर आप पर्सनली लगाते कोई तो अभी ये पूरा 50 क्वेश्चन आप लगा चुके होते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं पढ़ाने के पर्पज से लगा रहा हूँ, सो इसीलिए यहाँ पर एक चीज दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, खत्म होने के बाद फिर से हम लोग देखेंगे। एनाटॉमिकल एज डज नॉट डिपेंड, एनाटॉमिकल एज में क्या, किस पर डिपेंड नहीं होता है? बोन डेंसिटी पे होता है, मसल मास पे होगा, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी पे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। आप बढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल एज इज नॉट डिटरमाइंड बाय, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डेट ऑफ बर्थ जो होता है, जन्म तिथि पे हम फिजियोलॉजिकल एज को डिटरमाइन नहीं करते हैं। ठीक है, लंग कैपेसिटी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी होगी, ये सब से फिजियोलॉजिकल एज को हम मेजर कर पाएंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंटल एज इज नॉट एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 24वां पढ़ रहे हैं हम लोग इस समय। Which of the following statement about mental age is not accurate? अब मेंटल एज से संबंधित कौन सा इसमें सही नहीं है? यह बौद्धिक विकास पे ये सही है, इससे मनो मानकीकृत परीक्षणों द्वारा मापा जाता है। यस, आपका जो मेंटल एज होता है उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के द्वारा मानते हैं। जीवन भर स्थिर रहता है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी सर। हाँ, सी इज करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि मेंटल एज हमेशा जीवन भर हम नया कुछ सीखते ही जाते हैं, हमेशा एक पर स्थिर नहीं होगा, यह कालानुक्रमिक आयु से भिन्न हो सकता है। हाँ, ये सही है, ये तीनों सही है, ए बी डी, लेकिन सी गई नहीं है। अब देखिए, इसी को अगर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में आपको अगर आंसर देना हो तो अब क्या करेगा, इसी में एक ऑप्शन और बढ़ा देगा और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोलेगा कौन सा सही है, ए बी डी सही है, ए बी। अगर यहाँ नॉट नहीं होता और यही ऑप्शन आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाला बन जाता, अगर यही क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में या DSSB में, तो ऐसे ही 2-3 दे देता, बोलता 1-2 दोनों सही है या बी सी दोनों सही है, सिर्फ एक कथन एक सही है, कथन 2 सही है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, टाइम ओवर हो गया, सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम 24 पे पहुंचेंगे। सॉल्यूशन देखना है, नहीं देखना, फिर से एक बार हम लोग चलेंगे वहीं पर, और इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग इस पर थे, 24 पर थे। हाँ, यही तो था। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लगाया था, ये जीवन भर कांस्टेंट नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल एज इज नॉट अ फैक्टर्स इन, तो क्रोनोलॉजिकल एज में को कौन प्रभावित नहीं करता है? ईयर सिंस बर्थ ये करता है, डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन विकास ये भी करेगा, एजिंग प्रोसेस भी करता है,
कि नहीं करेगा? लॉजिकल एज प्रभावित करेगा। एजिंग जब आप बढ़ेंगे तो आपका उम्र बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। यहाँ कॉग्निटिव एबिलिटीज ये नहीं करता है कि करेगा। एज बढ़ेगा तो आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ेगा। बताइए। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनाटॉमिकल एज डज नॉट कंसीडर। इससे पहले हम एक बार छोटा सा बस देख लेते हैं और कौन कौन हमारे वेटिंग में है। एनाटॉमिकल एज डज नॉट कंसीडर। अब लोगों को मिक्स क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक वाइज करा रहे हैं तो लोगों को मिक्स क्वेश्चन चाहिए। डेली आइए, डेली आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लीजिए ना। एक टॉपिक से इतना निचोड़ निचोड़ क्वेश्चन ला रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अगर एक टॉपिक से आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे और कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए इतना लाने के बाद अगर आप गलत करके चले आए इस टॉपिक से। अब आप ही में से कोई बताइए कि क्या क्या ये तरीका गलत है कि मिक्स टाइप में क्वेश्चन लगाया जाए? सर सही है तरीका। यही वाला बहुत बढ़िया तरीका है सर। एक ही टॉपिक को उठाया एक दिन गया, पहले उसी पे पूरा क्वेश्चन लगा लो, हर तरह का क्वेश्चन लगा लो कि कभी भी मतलब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ना कि आपको दिक्कत ही ना हो उससे। एनाटॉमिकल एज डज नॉट कंसीडर। एनाटॉमिकल एज किसको कंसीडर नहीं करता है? बोन स्ट्रेंथ को करेगा, हार्ट रेट को कंसीडर नहीं करेगा। ये फिजियोलॉजिकल में सर जाएगा। ऑप्शन सी। फिजियोलॉजिकल एज डज नॉट इन्वॉल्व कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, स्केलेटल डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। जो आपका स्केलेटल डेवलपमेंट होगा वो क्या है? वो एनाटॉमिकल है, बोन है। ठीक है, तो बोन वाला आपका फिजियोलॉजिकल में नहीं आएगा, बाकी तीनों आपका फिजियोलॉजिकल में है। आगे बढ़ते हैं। मेंटल एज इज नॉट डिटरमाइंड बाई। अभी भी देखिए 22 क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी आप 2-3 और प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे इसमें। मेंटल एज ऑप्शन डी। इज नॉट डिटरमाइंड बाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा, मेमोरी रिटेंशन में भी आता है, रिएक्शन टाइम में भी आएगा मेंटल एज। विच फैक्टर्स इज नॉट कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग फिजियोलॉजिकल एज? कौन सा फैक्टर्स है जो फिजियोलॉजिकल एज, या कौन सा ऐसा है जो फिजियोलॉजिकल एज के लिए प्रभाव नहीं डालता? बेसल ऑप्शन डी। डालेगा, हार्मोनल बैलेंस भी डालेगा, डाइजेस्टिव भी डालेगा, कोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया। क्रोनोलॉजिकल एज नहीं डालेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। एनाटॉमिकल एज डज नॉट इन्वॉल्व असिस्टिंग या असिस्ट। एनाटॉमिकल में बोन डेंसिटी होगा, हाइट होगा, बर्थ वेट होगा, ऑप्शन सर। सी होगा। देखिए मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार का क्वेश्चंस आप चाहेंगे मैं डेली उसी प्रकार का क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते चले जाइए, और जब आप एक बार क्लियर कर लेंगे ना तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसी टॉपिक से मैं क्या करूंगा आपको कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट भी करा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि मेंटल एज से संबंधित कौन सा है। अगर यही है उसको पूछना होता तो ये नॉट वर्ड को हटा दीजिए। देखिए अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ पर आपका क्या क्या हो जाता? मेंटल एज
डिपेंड अपॉन, तो मेंटल एज किस पर डिपेंड होता है? इमोशनल पर, लर्निंग पर और सोशल स्किल्स पर, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ पर नहीं होगा। डी इज राइट आंसर। ठीक, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉट नहीं दिया रहता तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता था, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। आप जब जाते हैं नवोदय, केबीएस, इन सब जगहों पर क्या होता है, बस यही चीज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उनका जो होता है ऑप्शन चेंज करके, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करके बस वही तरीके से पूछते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप एक बार इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा आज की क्लास में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एज। इनमें से फिजियोलॉजिकल एज का कंपोनेंट नहीं है। मस्कुलर इंड्योरेंस होगा, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 सर करेक्ट होगा। ऑप्शन बी। कॉग्निटिव जो होता है ये मेंटल एज का होता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज डज नॉट रिफ्लेक्ट, क्रोनोलॉजिकल एज डज नॉट रिफ्लेक्ट। इसमें से कौन है जो उसमें क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में पता नहीं चल पा रहा है? रेट ऑफ एजिंग में होता है, ऑप्शन डी। ईयर्स का भी होता है, ऑप्शन डी। अनुभव भी होता है आपका क्रोनोलॉजिकल में। अब इसी को नॉट हटा के पूछा जाता तो ए बी सी, वही आता है बी ए डी सी ए डी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे, है ना। आगे बढ़ा जाए। जी सर। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनाटॉमिकल एज डज नॉट इन्वॉल्व, तो एनाटॉमिकल एज में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? डी। एनाटॉमिकल एज में बॉडी होता है, ज्वाइंट होता है, रिस्पिरेटरी नहीं होता है। ऑप्शन सी सर। यहाँ पे डी भी हो सकता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है। जातीयता क्या है? इथेंटिसिटी, इथेनिसिटी। ये थोड़ा सा गलत ऑप्शन लग रहा है, कोई बात नहीं। विच फैक्टर्स इज नॉट कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग फिजियोलॉजिकल एज। ये तो है ब्लड शुगर, हार्मोनल है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, तो बर्थ वेट। मेंटल एज डज नॉट कोरिलेट। एजुकेशनल अटेनमेंट है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, फिजिकल अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज डज नॉट अफेक्ट। अब क्रोनोलॉजिकल एज इनमें से कौन सा नहीं है? बताना। क्रोनोलॉजिकल स्केलेटल मैच्योरिटी ये हो सकता है, ठीक है। स्किन इलास्टिसिटी ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी स्किन या झुर्रियाँ बढ़ती जाती हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी आपकी कम होती जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, हार्मोनल बैलेंस। एनाटॉमिकल एज डज नॉट कंसीडर। आई होप कि कुछ लोग लग रहा है मुझे बोर हो गए हैं कि सर इतना क्वेश्चन आप करवा दिए। यहाँ से चलते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं।
बहुत बढ़िया चल रहा है सर, ठीक तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आइए, अब यहाँ से देखते हैं एजर्शन और रीजन। ठीक है, यही 2-4 लगाया जाएगा बस। देखिए यहाँ कितना कंसेप्ट आपका क्लियर है। एंड अभी इंडिविजुअल्स क्रोनोलॉजिकल एज इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स हैव बीन अलाइव। किसी व्यक्ति की काल क्रॉनोमिक आयु उसके जीवित रहने के वर्षों की संख्या से निर्धारित होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है पता है? ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप हमेशा घबरा जाते होंगे। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको एजर्सन पढ़ना है। ये वाला आपने पढ़ लिया, ये वाला आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। एक मिनट, नहीं ऑप्शन ए नहीं, पहले ये बताना है कि ये आपको क्या लग रहा है। पहला जो आपने एजर्सन पढ़ा है, अभी कथन पढ़ा है, ये पढ़ने के बाद आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? सही है। सही है। तो पहले आप अपने आप में हाथ रखिए, जैसे आपने जितना भी थ्योरी का नॉलेज पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आपका सही है, तो यहाँ पर आप इसको सही करिए। तो यानी कि आपका जो ए वाला है एजर्सन है जो, वो सही है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कारण क्या बता रहा है। इसलिए बता रहा है कालक्रमिक आयु जन्म से लेकर अब तक बीते समय का एक बुनियादी माप है। ये भी सही है, कारण भी सही है। पहले देखिए दो अलग अलग स्टेटमेंट है। पहले ऐसे इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से समझिएगा। पहले ये दोनों स्टेटमेंट, मान लीजिए 2 स्टेटमेंट है। पहले बताइए कि पहला स्टेटमेंट सही लगा आपको और दूसरा स्टेटमेंट भी सही लगा आपको, लगा कि नहीं लगा ये बताइए। पहला सही है, दूसरा जी उसका सर। सही एक्सप्लेनेशन भी है। अभी आप ये मत बताइए, मैं शुरुआती से बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपने तो बता दिया कि हाँ सर ऑप्शन नंबर ए सही है, बोथ एजर्सन रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है उसका। नहीं नहीं, ये मान के चलिए कि आप अभी कुछ भी नहीं हो, मान लीजिए कुछ से कुछ और आ जाए, तो कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? जो नए लोग हैं वो भी सीख ले इस चीज को, ये ट्रिक सर ये बताने जा आपने रहा बताया हूँ। था कि तो सबसे पहले आपके पास 2 आपने पहले स्टेटमेंट बताया रीजन है, आप और कथन के। स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप अपने से एग्री हो जाइए कि हाँ ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। तो पहला आपको सही लग रहा है, दूसरा भी मुझे सही लग रहा है। तो मैंने जो थ्योरी नॉलेज पढ़ा हुआ है उस थ्योरी नॉलेज के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल एज जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, एकदम सही बात है। और ये बता रहा है कि वर्षों तक जीवित रहना भी एक, यहाँ दोनों सही बात कर रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर एक बात कंफर्म हो गए हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब कि जो बोथ एजर्सन और रीजन दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर ए मिल गया, मिल गया। आगे बढ़ेंगे। जी सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब बताइए शारीरिक आयु एनाटॉमिकल एज रेफर्स टू द फिजिकल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द बॉडीज स्ट्रक्चर। शारीरिक संरचनाओं के शारीरिक विकास और परिपक्वता को संदर्भित करता है एनाटॉमिकल एज। अब आप बताइए सही है या गलत है? गलत है सर। सही है। ऑप्शन ए सही है सर। और ये वाला सही है देखिए, सर। अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कारण, यह हड्डियों की वृद्धि, मांसपेशियों के विकास, समग्र शरीर के अनुपात का आकलन करने निर्धारित किया जाता है। ये भी सही कह रहा है। तो ए और बी दोनों सही है, मतलब एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है। तो अब यहां से आप देखना शुरू करिए। एजर्सन ट्रू बट रीजन फॉल्स, एजर्सन इज फॉल्स पर रीजन इज ट्रू, बोथ एजर्सन रीजन इज फॉल्स। तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी इस क्वेश्चंस को लगाने में।
लेकिन मैं अपने क्लास में देखिए कितने आसानी से इस चीज को आपको बता दिया। फिजियोलॉजिकल एज रिफ्लेक्ट द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑर्गन सिस्टम रिलेटिव टू देयर क्रोनोलॉजिकल एज। हाँ, शारीरिक आयु किसी व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु के सापेक्ष उसके अंग प्रणालियों की कार्यात्मक स्थिति को दर्शाती है। सही है। सही है सर ये। सही है सर। हाँ, और दूसरा बोल रहा है कि यह जीवन शैली कारकों, अनुवांशिक और पर्यावरणीय प्रभाव से प्रभावित होता है। क्या फिजियोलॉजिकल आपका जो है इन लाइफ स्टाइल फैक्टर, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकता है? ये भी सही है। यस सर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। राइट। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरीके से हमारी क्लास में आपको टॉपिक वाइज मिलेगा सारी चीजें। कल ये क्वेश्चन करना चाहेंगे सोशियोलॉजी से कि आगे बढ़ा जाए? अगला हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है सेल। आप बोले तो सेल से क्वेश्चन करा दिया जाए। सेल है, टिश्यू है, ब्लड है, तीनों से क्वेश्चन कल किया जाए। बिल्कुल। सर थोड़ी थ्योरी पढ़ा के सर करवा दीजिएगा। ठीक है, वही चीज करता हूं मैं, पहले थ्योरी को बताता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी बता दूंगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस लगाने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सेल भी है, टिश्यू भी पढ़ लीजिएगा, ब्लड भी पढ़ लीजिएगा। थोड़ा समय बचा तो स्केलेटन सिस्टम से भी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो कल ये हम जी लोग सर। ये 4 टॉपिक पढ़कर आइए आप लोग अपने से थ्योरी। हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, पहले स्टार्ट करने से पहले भी हम लोग आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, ये देखिए सारा जो आप देख रहे हैं सिस्टमैटिक वे से, ये सारा आपको सिस्टमैटिक वे से पूरा नोट्स है। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये नोट्स आपको नहीं है, ये बुक के फॉर्म में ऑलरेडी निकल चुका है। जो लोग नहीं जानते वो जान लें। इस बुक का नाम है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र। जो नहीं जानते वो जान ले। ठीक है, बहुत तेजी से बुक ये बिक रही है। और जो भी जिसने भी बुक ये लिया सब ने मुझे अप्रिशिएट किया कि सर वाकई आपने बहुत जबरदस्त नोट्स टाइप का चीज दे दिया है, फालतू की चीजें नहीं लिखी है आपने। जो चीजें हमें बहुत जरूरी है बस आपने वही बातें बताई हैं। देखिए कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, मतलब कंट्रोल सेंटर कौन है, तो न्यूक्लियस है। सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। डीएनए और आरएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है ना। तो बस यही सब पूछा गया। कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। इसके अलावा अब आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये 5-6 पॉइंट दे दिया मैंने, ये बहुत है। तो ये अब इससे बेहतरीन नोट्स, इससे बेहतरीन चीज आपको नहीं मिलेगा। दूसरी जो हमारी एक किताब आई हुई है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो योद्धा वाली बुक लोग प्रैक्टिस पेपर खोजते हैं और मैंने 2014 से 2024 के बीच का प्रैक्टिस पेपर निकाल रखा है। लगाइए कितना क्वेश्चन लगाएंगे, टोटल 46 पेपर है उसमें और सारे जैसा चाहते हैं वैसा है। सिंपल एमसीक्यू नहीं है। सिंपल के साथ साथ जो केवीएस, नवोदय, इन सब के पुराने पेपर्स हैं। केवीएस का तो 2 पेपर आपको मिलेगा, 18 का भी मिलेगा, ठीक है। फिर आपको अभी 23-24 में जो पेपर हुआ है वो भी मिलेगा आपको, ठीक। नवोदय का भी आपको 3 पेपर मिलेगा। नवोदय का भी आपको 2019 का भी पेपर है, उसके साथ साथ 2022 में 2 पेपर हुआ था वो भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, उसका पेपर भी उसमें मिलेगा। 2018 से लेकर 2023 तक का जितना पेपर हुआ है DSSB में, TGT, PGT, PGT फीमेल, PGT मेल, वो सब है उसमें।
यहाँ तक कि 24 में भी चंडीगढ़ का जो पेपर हुआ था वो भी है उसमें, MP टेट का पेपर भी है उसके साथ साथ। मतलब जो भी आप चाहते हैं कि एक बुक में ये पेपर होना चाहिए, HTET का पूरा पेपर है 2018 से लेकर 2023 तक का पूरा अपडेट है HTET, ठीक है। इसके बाद MP टेट के बाद बिहार टेट भी, जो बिहार का सेट हुआ था, बिहार के जो 2 पेपर हुए हैं वो भी उसमें हैं। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैंने छोड़ा है उस पेपर में, ठीक है। यूपी का पूरा, यूपी TGT है, यूपी LT है, यूपी हायर एजुकेशन है, इन तीनों जगह का पेपर 2-2 4-4 साल का है सब उसमें। अब आप बताइए कितना कंप्लीट बुक आपको एक ही जगह पर मिल रहा है, अलग अलग आप इकट्ठा करते हैं तो आपको मिलता नहीं है। तो अब आप इसको नहीं लेंगे तो किसी को नहीं ले सकते हैं, फिर तो बेकार है आपका व्यर्थ तैयारी करना। चलिए तो मिलते हैं, जरूर है। अगर आपको ये सारे बुक मंगाने हैं तो 40% डिस्काउंट पे आप इस नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, 96 70 81 92 18 इस नंबर पे कॉल करिए और ये बुक आप निश्चित तौर से प्राप्त कर लीजिए। दोनों बुक एकदम बेहतरीन है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पैसा आपसे वो खराब आपका हुआ है। 100% गारंटी दूंगा कि अगर आप दोनों बुक रट जाते हैं, क्वेश्चन पेपर और थ्योरी, नौकरी नहीं मिलेगी इसकी, ठीक है। ऐसा हो ही सकता, असंभव है कि आपको नौकरी न मिले अगर दोनों बुक आपने रट लिया तो। सर एकदम बहुत बढ़िया असंभव बुक है दोनों, और सर टीचर भी आपकी बुक परचेज कर रहे हैं। हाँ तो करेंगे, कोचिंग पढ़ाने वाले बंदे, क्योंकि मटेरियल देखिए कोई लाता नहीं है। ये जो अभी आपको क्वेश्चन अभी मैंने कराया, अभी ये भी क्वेश्चन कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद, लगभग 1 से 1.5 साल के बाद, टॉपिक वाइज भी एक मैं बुक लिखूंगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसमें कि लगभग 8 से 10 हजार क्वेश्चन होंगे सिर्फ टॉपिक वाइज, और सारे नए पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जरूर इसको देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको प्राप्त करना है ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन, नए प्रकार के क्वेश्चन, तो आप इसके लिए हमारी क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। डेली क्लास आइए, क्लास को देखिए, PDF भी मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। PDF से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नए प्रकार के क्वेश्चन देखिए, वही रटा रटाया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप कब तक लगाएंगे, कुछ नया देखिए। चलिए, जितने भी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जो भी लोग हैं, मुझे कई लोगों ने बताया है कि सर जितने भी कोचिंग वाले हैं यहाँ वहाँ दिल्ली में, इधर है उधर है, मैं नाम लेना चाहता हूँ, कि सब आपके बुक्स को ही मतलब रट के पढ़ा रहे हैं, वहीं से नोट्स लिखवाते हैं, बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। और ये बात सत्य है, दोनों बुक जिसने ले लिया वो एकदम उसका बेड़ा पार हो गया, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you very much.